ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन कर उसे खड़गविलास प्रेस, बांकीपुर, पटना से प्रकाशित करवाया था। ग्रियर्सन ने 1889 में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर, पटना से प्रकाशित करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है आपका विशेष उपलब्धि में। 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन ही माने जाते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। हिंदी साहित्य का नामकरण में हम लोग अगला नाम है मिश्र बंधु का नाम। बहुत प्रसिद्ध नाम है ये और इनसे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मिश्र बंधु, इंटौजा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। मिश्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया। इन तीनों भाइयों के नाम थे पंडित गणेश बिहारी मिश्र, राव राजा श्याम बिहारी मिश्र, राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। इनमें एक कॉमन बातें ये हैं कि इन तीनों के नाम में जो है ताला बिस्सा जरूर लगा हुआ देखेंगे आप, गणेश में, श्याम में और सुखदेव में। इस तरह से आप तीनों का नाम याद कर सकते हैं। मिश्र बंधु है, मिश्र भाई है ये। इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। इन तीनों भाइयों के द्वारा मिश्रित रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद और ये 4 भागों में प्रकाशित हुई है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाग प्रकाशित हुई 1913 में। ध्यान देंगे आप, पहली, दूसरी और तीसरी भाग जो है उसका प्रकाशन हुआ 1913 में और चतुर्थ भाग यानी चौथा भाग प्रकाश हुआ 1934 में। आप वर्ष को जरूर याद रखें क्योंकि कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। ये जो पुस्तक इनकी लिखी गई है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा, इस पुस्तक में 5000 कवियों को स्थान दिया गया है, यानी 5000 कवियों का नामकरण इसमें किया गया है। वास्तविक संख्या कितनी है? 4591। ठीक है ना। तो ये आपका 5000 जो नाम है ये आप याद रखेंगे। वास्तविक संख्या बहुत कम ही आती है, फिर भी आप याद कर लेंगे कि 4591। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिहास वृत्ति लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने पहली बार जो है सर्वप्रथम प्रयास किया है हिंदी साहित्य इतिहास का इतिहास वृत्त लेखन लिखने का प्रयास किन्होंने? मिश्र बंधु विनोद ने किया है, यानी तीनों भाइयों ने मिलकर किया है। इसमें प्रमुख कवियों का विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिया गया है और सामान्य कवियों की को नामकरण एवं केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है। आगे चलते हैं हम लोग। ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। बाद में मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया है। ग्रियर्सन ने जो अपनी रचना लिखी है, मिश्र बंधुओं ने, वो कई आधार ग्रंथों के आधार पर लिखी है, मतलब कई ग्रंथों को उन्होंने आधार बनाया है। इस ग्रंथ की रचना के लिए मिश्र बंधुओं द्वारा पूर्व रचित निम्नांकित रचनाओं, सूचनाओं एवं स्रोतों का सहारा लिया गया है। कई बार पूछा गया है प्रश्न कि मिश्र बंधुओं ने किन किन ग्रंथों को अपना आधार ग्रंथ मानकर रचना की है। तो पहला है कवियों के स्वचरित ग्रंथ, दूसरा है शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथ संग्रह, तीसरा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, तीसरा हो गया, चौथा है मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर के लेख, पांचवा है मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां और छठा है काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। ये 6 जो ग्रंथ हैं जिनको आधार बनाकर उन्होंने रचना की थी। नोट, 1900 ईस्वी में नगर प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया। 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य
आरंभ किया। 1900 से लेकर 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक रहे, यानी नगर पटवारी सभा के अध्यक्ष के रूप में 1900 से लेकर 1908 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाबू श्याम सुंदर दास अध्यक्ष रहे और खोज कार्य के निरीक्षक भी थे। 1908 ईस्वी से लेकर 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र रहे एवं सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। मतलब पहले कौन रहे? बाबू श्याम सुंदर दास 1900 से लेकर 1908 तक, और 1908 से 1916 तक रहे श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र, जो मिश्र बंधुओं में से दो भाई थे। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते गए और इन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं को होता गया। इसी जानकारी को उन्होंने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में शामिल कर दिया। मतलब जो कवि मिलते गए, उनकी रचनाएं मिलती गई, परिचय जो मिलता गया, उनको उन्होंने अपनी रचना में, इसका नाम है मिश्र बंधु विनोद, उसमें शामिल कर दिया। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों के विवरण भेजकर मिश्र बंधुओं की सहायता की थी। खोज कार्य चला 1900 से लेकर 1921 तक, यानी कई हिंदी प्रेमियों ने मिश्र बंधुओं की सहायता की इस पुस्तक को लिखने में। यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। मिश्र बंधुओं द्वारा अन्य रचना। तो पहला है हिंदी नवरत्न, ये मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया है, 1910 में लिखा गया है। इसमें निम्न 9 कवियों का वर्णन किया गया है। पहले कवि हैं तुलसीदास, दूसरे हैं सूरदास, तीसरा है देव और चौथा बिहारी, आगे हैं त्रिपाठी बंधु, भूषण व मतीराम, केशव, कबीर, चंद्र और हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न जो मिश्र बंधु द्वारा लिखा गया है, इसमें 9 कवियों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, भूषण व मतीराम, केशव, कबीर, चंद्र और हरिश्चंद्र। अब हम लोग जानेंगे कि इन्होंने काल क्रम यानी कालखंड का किस तरह से विभाजन किया, हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा इन्होंने। तो 8 कालखंडों में बांटा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आरंभिक काल पहला है आपका, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकित काल और चौथा है परिवर्तन काल, पांचवा है वर्तमान काल। तो ये 5 काल हो गए। और अभी तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि 8 काल खंडों में बांटा है। आगे है 5 काल, देखिए 5 काल दिया गया यहाँ पर। तो आरंभिक काल कब से था? 720 से 1444 तक, और उसके अंतर्गत 2 काल हैं, पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस स्क्रीनशॉट ले लें आप, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मिश्र बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा प्रौढ़ विकसित है, परंतु निम्न 2 मुख्य कारणों से यह काल विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता है। मतलब यह विभाजन ग्रियर्सन से अच्छा रहा, परंतु 2 कारण हैं जिसके कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया। मतलब इनकी हिंदी साहित्य की जो पुस्तक थी उसको अस्वीकार कर दिया गया। सबसे पहला है, इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर लिया गया। मतलब हिंदी को पीछे रखा गया और अपभ्रंश को आगे रखा गया। कालों के नामकरण एवं जैसे पद्धतियों पर नहीं किए गए हैं। मतलब काल का नाम जो नामकरण हुआ वो पद्धतियों पर नहीं किया गया है, जिससे कर दिया गया। आरंभिक व अलंकृत काल के विभाजन में पूर्व व उत्तर शब्दों का प्रयोग किया गया, जबकि माध्यमिक काल में उपविभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द में काम लिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह यानी प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है, तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि आचार्य राम शुक्ल ने मिश्र बंधुओं की पुस्तक को क्या कहा है। तो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है, प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है, और मिश्र बंधुओं को, तीनों भाइयों को क्या कहा है? परिश्रमी संकलन करता कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य सर्वमान्य माना गया है, उसकी बात हम लोग पढ़ेंगे। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा का सच्चे अर्थों में विकास जो है किन्होंने किया है?
शुक्ल जी ने किया है। रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और प्रकाशक है इसके नगर प्रचारणी सभा काशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रकाशन वर्ष है 1929। कई बार पूछा गया है ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी ने लिखा है वो कब प्रकाशित किया गया, तो 1929 में, ठीक है। जनवरी 1929 में यह पुस्तक नगर प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर, ये भी ध्यान देंगे आप। तो सबसे पहले ये पुस्तक जो छपी वो किस नाम छपी थी, हिंदी शब्द सागर के नाम से छपी थी। इसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कब किस नाम छपी, हिंदी शब्द सागर के नाम से छपी और नगर प्रचारणी सभा काशी द्वारा छपी थी। इस वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ में अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर शुक्ल ने इस स्वतंत्र पुस्तक के रूप प्रकाशित किया। 1940 में इसका परिवर्धन एवं संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। तो 1940 में फिर से इसको संशोधित करके प्रकाशित करवाया गया हिंदी साहित्य के इतिहास को। लेकिन आपको अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा तो आपको 1929 ही लिखना है, 1929 ही बताना है। देहात में यानी याद करने योग्य बातें हैं। हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से जो पहले नाम थी हिंदी शब्द सागर, उसके निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले हैं बाबू श्याम सुंदर दास, जो नगर प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष भी रहे, और दूसरे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरे हैं रामचंद्र वर्मा। बाबू श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और तीसरे हैं रामचंद्र वर्मा। इनके बारे में और इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, आप देख सकते हैं। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है उसमें 1000 कवियों का जीवन चरित्र दिया गया है। कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही शामिल किया गया है। कम महत्व वाले कवियों को इनमें जगह नहीं मिली है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कवियों एवं लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। ये सारी बातें आप ध्यान सुने, क्योंकि आपको जब भी परीक्षा आएगा तो ये सारी बातें एमसीक्यू के रूप में पूछी जाएंगी और हर बात लिख नहीं सकते हैं आप, इसीलिए सुने आप और समझें। इसमें प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कर लेने के बाद उससे संबंध प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। उस युग में आने वाले अन्य कवियों का विवरण उसके बाद फुटकत खाते में दिया गया है। केदार पाठक ने इस रचना के लेखन में शुक्ल जी को अपूर्व सहयोग प्रदान किया। इन्होंने केदारनाथ पाठक ने। अब हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में शुक्ल जी ने किन रचनाओं का सहारा लिया है ना, यहाँ को लिखा हुआ है। इस रचना के लेखन में शुक्ल जी ने निम्न रचनाओं से विशेष साहित्य सामग्री ग्रहण की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किन से उन्होंने सामग्री रूप तैयार की थी। तो पहला है मिश्र बंधु विनोद विष्णु मध्यम के द्वारा लिखा गया। दूसरा है कवि कोविद रत्नमाला जो श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया। कविता कौमुदी जो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई। ब्रज माधुरी सार जो वियोगी हरि द्वारा लिखा गया। ये 4 जो रचनाएं हैं इनके आधार पर ही उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इनसे वो सामग्रियाँ उन्होंने तैयार की। इससे मैं सामग्री तैयार कर रहा हूँ, किताबों से कर रहा हूँ, यूट्यूब से कर रहा हूँ, तो उस तरह से उन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा वो इन 4 के माध्यम से लिखा। मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद रत्नमाला, कवि कौमुदी, ब्रज माधुरी सार। ये रचना का नाम आ सकता है, आपका रचनाकार का भी नाम आ सकता है, ठीक है। मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, रामनरेश त्रिपाठी और वियोग हरि। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया। मतलब ये जो ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास होगी भी वो, तो इसे सिद्धों की वाणियों से इसका प्रारंभ किया गया है। काल विभाजन की बात करते हैं हम लोग। काल विभाजन की बात करें तो शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में वर्गीकृत किया है। 4 खंडों में इनकी हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हैं और 4 खंडों में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास को बांटा है, जो 900 वर्षों के इतिहास को बताता है, जो आज तक भी लगभग सभी इतिहासकारों द्वारा मान्य किया गया है। मतलब अधिकतर 100 में से 95% इतिहासकारों ने इसको सर्वमान्य माना है, इनकी हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक को। तो पहला जो आपका काल है, कालखंड है, उसमें आता है वीर गाथा काल।
जिसको आदिकाल कहा गया है, जो 1050 से 1375 तक बनी, याद रखेंगे आप। वीर गाथा काल के 2 भाग उन्होंने किए, अपभ्रंश काल व प्राकृत भाष हिंदी काल, और दूसरा है वीर गाथा काल। पूर्व मध्य काल आता है भक्ति काल नाम, उत्तर मध्य काल रीति काल, गद्य काल आधुनिक काल। ये याद कर लेंगे आप, इस भी याद जरूर करेंगे आप। तो वीर गाथा काल यानी आदि काल को माना गया 1050 से लेकर 1375 तक, और भक्ति काल को माना गया है 1375 से 1700 तक, रीति काल को माना गया 1700 से लेकर 1900 तक, आधुनिक काल को माना गया है 1900 से 1984 तक। ये आप याद रखेंगे। आदि काल को उन्होंने क्या कहा, तो वीर गाथा काल कहा है। भक्ति काल को क्या कहा है, पूर्व मध्य काल कहा है। रीति काल को क्या कहा है, उत्तर मध्य काल कहा है, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। आधुनिक गद्य काल के 3 वेद हैं, उत्थान, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। आधुनिक गद्य काल जो चौथी जो आपकी कालखंड है, उसके 3 भेद हैं, प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। भक्ति काल को भी आचार्य राम शुक्ल ने पुनः 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। भक्ति काल को उन्होंने 4 भागों में, जैसे उन्होंने वीर गाथा काल को 2 भागों में विभाजित किया, पहला अपभ्रंश काल या प्राकृत भाष हिंदी काल, और दूसरा था वीर गाथा काल। उस तरह से उन्होंने भक्ति काल को भी 4 भागों में विभाजित किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे, तो पहले भक्ति काल को उन्होंने निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में बांटा, और निर्गुण काव्यधारा को भी 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को उन्होंने 2 भागों में बांटा, कृष्णाश्रयी काव्यधारा और रामाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के अंतर्गत वो लोग आते थे जो संत कवि थे, यानी जिन्होंने संत काव्य लिखा, जिसके प्रतिनिधि कवि थे हमारे कबीर जी। प्रेमाश्रय काव्यधारा के अंतर्गत वो कवि आते हैं जिन्होंने सूफी काव्य की रचना की, सूफी कवि आते हैं, और इसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे है कृष्णाश्रयी काव्यधारा। इसमें लिखा गया कृष्ण काव्य, मतलब कृष्ण संबंधित, कृष्ण भगवान से संबंधित जो कविताएं लिखी गई, उससे ये अधिक प्रभावित हुई कृष्णाश्रयी काव्यधारा। और इसके प्रतिनिधि कई माने जाते हैं सूरदास, जो जन्मांध थे। और अंत में आता है रामाश्रयी काव्यधारा, जिसमें राम काव्य से जुड़े हुए कविताएं लिखी गई, काव्य लिखे गए, जिसके प्रतिनिधि कवि हमारे तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा परिचय हम लोग देख लेते हैं शुक्ल जी का। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर, लेकिन आपके लिए हमेशा सटीक रहेगा। कोई भी परीक्षा है, आप उसमें इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1884 में, मृत्यु हुई तो फरवरी 1941 में। प्रमुख रचनाएं जो हैं वो यहाँ दिया हुआ। पहली रचना तो आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। दूसरा है रसमीमांसा, सैद्धांतिक समीक्षा है ये। और तीसरा है गोस्वामी तुलसीदास। चौथा है महाकवि सूरदास, व्यवहारिक समीक्षा है ये। और 5वां है चिंतामणि, 4 भाग निबंध है, रचना है ये, विश्व प्रपंच दर्शन। पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा है रसमीमांसा, तीसरा है गोस्वामी तुलसीदास, चौथा है महाकवि सूरदास, और 5वां चिंतामणि 4 भागों में विभाजित है, और विश्व प्रपंच जो दर्शन शास्त्र है। काव्य संग्रह की बात करें हम लोग तो उन्होंने मधुस्रोत लिखा है। संपादन कार्य की बात करें तो उन्होंने जायसी ग्रंथावली का संपादन कार्य किया, और नगर पचरणी पत्रिका का संपादन कार्य किया है। तो ये आपका परिचय था उनका। अब विशेष रूप से हम लोग बात करें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण देन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा साहित्य का महत्वपूर्ण देन किन्हें जाता है, शुक्ल जी को। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध इतिहास तैयार किया और साहित्यिक आलोचना की पद्धति विकसित की। किस आलोचना की पद्धति? साहित्यिक आलोचना की पद्धति। चिंतन और विश्लेषण परक निबंधकार के रूप में भी उनका स्थान शीर्ष पर है। मतलब उन्होंने चिंतन और विश्लेषणात्मक निबंध के रूप में, निबंधकार के रूप में अपनी प्रसिद्धि कमाई है, और उनका स्थान सभी लेखकों से
सर्वश्रेष्ठ रहा है। कविता, नाटक, कहानी आदि सृजनात्मक विधाओं में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। शुक्ल जी हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार हैं, जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कवि विरुद्ध परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती है। इस ध्यान सुनेंगे आप। विशेष कथन है शुक्ल जी का कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। तो ये प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य की उन्होंने बात की है कि प्रबंध काव्य अगर विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ क्या है, गुलदस्ता। ये किसके द्वारा कहा गया है, शुक्ल जी के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा नामकरण के लिए निम्न 12 ग्रंथों का आधार लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका, ठीक है। ये दोनों जहाँ जहाँ टिक लगा हुआ ना, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीर गाथा नामकरण के उन्होंने 12 ग्रंथों का आधार बनाया। पहला है विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, खुमान रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति की पदावली, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, खुसरो की पहले। ये 12 जो ग्रंथ हैं वो वीर गाथा काल नामकरण के लिए आधार ग्रंथ माने गए हैं, जो शुक्ल जी ने अपनाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का नामकरण किया। लेकिन और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रचनाएं प्रसिद्ध हुई। अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उनका काल विभाजन, जिसमें पहला नाम आता है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उनका जन्म 1907 में, जन्म स्थान ग्राम छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई 1979 में, 19 मई 1979। प्रमुख रचना है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। ये तीनों आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, और यह नोट कर लेंगे आप। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। काल विभाजन की बात करें हम लोग तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भी शुक्ल के काल वर्गीकरण में थोड़ा सा फेरबदल करते हुए हिंदी साहित्य इतिहास को निम्न 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया गया है। ये द्विवेदी जी द्वारा जो वर्गीकरण हुआ है साहित्य का, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो आदिकाल 1000 से लेकर 1400 ईस्वी, भक्ति काल 1400 से 1600 ईस्वी, और रीतिकाल 1600 से 1800 ईस्वी, और अंत में है आधुनिक काल 1800 से 1952 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आया है, कई बार आया है कि शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर क्या किया, खंडित किया। ये गणपति चंद्र शुक्ल का जो ये कथन है ये भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है ना, कि द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसे मात दिया, शुक्ल जी को मात दिया, मैंने चुनौती दी, और अच्छे मतलब सबूत के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा उनकी जो धारणाएं हैं, जो स्थापनाएं हैं शुक्ल जी की, उसको खंडित किया है, चूर चूर किया है। उन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा। यानी शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल, जो पहला कालखंड है, उसको आदिकाल कहा है। कि इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। ये भी क्वेश्चन कई तरीके से बनता है। ये क्वेश्चन आपका जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये वाला देखिए, इन्होंने आदिकाल को, तो अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कौन है, आदिकाल है। और ये बात किसने कहा है बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नगर प्रचारणी सभा के संपादक और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इनकी सेवाएं सराहनीय रहीं। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया। प्रसिद्ध इनका कथन यही है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तुलसीदास की समन्वय भावना पर इन्होंने लिखा था, तो इम्पोर्टेंट है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे।
तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन है। प्राप्त सम्मान क्या क्या है? सन 1962 में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगले इतिहास की बात हम लोग करें जिन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन किया, तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। जन्म है 1915, मृत्यु है 1999। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 भाग में प्रकाशित है इनका, जो 1973 में लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास और रीति काव्य की भूमिका, तो ये 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपकी पहली रचना ये वाली जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो 10 भागों में विभाजित है, 1973 में जो लिखी गई डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, वो इम्पोर्टेंट है। काल विभाजन, इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया। पुनः आधुनिक काल को भी 4 भागों में बांट दिया गया। मतलब आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला आदिकाल आता है 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक। भक्ति काल आता है 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीति काल आता है 17वीं शताब्दी से लेकर 1900 शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल आता है 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक। तो आधुनिक काल को इन्होंने 4 उपभागों में बांटा है, ये याद रखेंगे। और डॉक्टर नगेंद्र की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पहला जो आपका काल आता है आधुनिक काल का, वो है पुनर्जागरण काल, जिसका नामकरण हुआ भारतेंदु काल के नाम से, जो आता है 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी काल के नाम जाना जाता है, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तीसरा है छायावाद काल, जो 1918 से लेकर 1938 तक है। चौथा है छायावादोत्तर, यानी छायावाद काल के बाद का काल। तो ये 4 काल जो हैं आधुनिक काल के हैं, मतलब उप का मतलब समझिए तो भाग हैं ये आधुनिक काल के, जो डॉक्टर नगेंद्र ने बांटा है। इन्होंने 1948 में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे जो हमारे अगले विद्वान है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जन्म है 1905, मृत्यु है 1990। जन्म स्थान सागर एमपी में। रचना इनकी है, याद रख लेंगे आप, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। जहाँ आलोचनात्मक आएगा वहाँ डॉक्टर रामकुमार वर्मा होंगे, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी प्रमुख रचना है, जो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के लिए प्रसिद्ध रही। प्रकाशन वर्ष है 1938, और कब है 1938। पद्म विभूषण इनको मिला 1963 में। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है रामकुमार वर्मा की? अंजलि, हिमहास, निशिथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, एकलव्य, अभिशाप। काल विभाजन, इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में बांटा गया। इन्होंने 5 कालखंडों में बांटा, और अन्य कवियों ने, डॉक्टर नगेंद्र हों, चाहे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चाहे शुक्ल जी हों, इन्होंने सभी ने 4 खंडों में प्रकाशित किया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को। लेकिन ये जो रामकुमार वर्मा, इन्होंने 5 खंडों में बांटा है। तो पहला काल है संधि काल, याद रखेंगे आप कि संधि काल मतलब जो आपका आता है आदिकाल, उसको इन्होंने क्या कहा है? संधि काल कहा है। और एक और नाम है चारण काल है, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने 2 कालों में बांटा है, संधि काल और चारण काल में बांटा है। तो इसलिए 2 हो गया, और इधर हो गया 3, 3 2 5 हो गया आपका। दूसरा है भक्ति काल 1375 से 1700। रीति काल है 1700 से लेकर 1900। आधुनिक काल है 1900 से अब तक। इनकी जो हिंदी आलोचनात्मक इतिहास जो है रामकुमार वर्मा की, आपकी जो है उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। इस रचना में 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक की काल अवधि का वर्णन किया गया है। अर्थात यह अधूरी रचना है, जिसमें केवल आदिकाल एवं भक्ति काल का ही उल्लेख है। मतलब इसमें आगे जो रीति काल है, छायावाद काल है, आपका जो आधुनिक काल है, इसकी बात नहीं की गई है, ठीक है ना। इसमें 693 से लेकर 1693 तक की काल अवधि का वर्णन केवल किया गया है, इसीलिए इसे अधूरी रचना मानी गई है, क्योंकि इसमें आदिकाल और भक्ति काल का ही केवल उल्लेख है। आगे जो 2 काल हैं उसका उल्लेख नहीं किया गया है, रीति काल और आधुनिक काल का। इन्होंने शुक्ल के वीर गाथा काल को शरण काल कहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे रामकुमार वर्मा ने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को क्या कहा है? तो चारण काल कहा है, और उसके पूर्व के काल को संधि काल कहा है, ठीक है ना। पूर्व के काल को संधि काल और वीर गाथा काल को शरण काल का नाम दिया है। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश किया गया है।
अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री लपेट लेने के कारण यह अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे हैं। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी है। इन्होंने भक्ति काल को निर्गुणी, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्य को सुभी काव्य कहकर पुकारा है। ध्यान देंगे आप कि भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को इन्होंने क्या कहा है? संत काव्य कहा है, ठीक है ना। और प्रेमाश्रयी काव्य धारा को इन्होंने सूफी काव्य धारा कहा है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 17 वर्ष की आयु में ही लिखी थी, जिसकी शीर्षक थी देश सेवा, जिस पर इन्हें 51 रुपये का पुरस्कार मिला। आगे है इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल। तो रसाल जी ने भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अपना अहम योगदान दिया। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1931 में प्रकाशित हुई। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना इम्पोर्टेंट का नहीं है, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट है मैं खुद बता दूंगा आपको। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल एवं रीति काल को काला काल कहकर पुकारा है। ध्यान देंगे आप कि इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल और रीति काल को क्या कहा है? काला काल। ये इम्पोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रीति काल को क्या कहा है रसाल जी ने, ठीक है ना। तो कलाकाल कहा है। इसमें कवियों एवं लेखकों की कृतियों के उदाहरण नहीं दिए गए हैं। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय। गणपति चंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जन्म है 15 जुलाई 1928 और रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 खंडों में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की रचना डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने की, जो 2 खंडों प्रकाशित हुई और प्रकाशन वर्ष है 1965। इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंड खंडों में बांटा गया। पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1350, दूसरा है पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक और आधुनिक काल 1857 से अब तक। इनके द्वारा भक्तिकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित। इनकी बात हम लोग कर रहे हैं गणपति चंद्र शुक्ल की। तो इन्होंने भक्ति काल साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य। ये जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। ध्यान देंगे आप, जैन कवि का नाम क्या है? शालिभद्र सूरी नाम है, जिसको इन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है, डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने, जैन कवि शालिभद्र सूरी को। ये उनकी उपलब्धियां हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य प्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, जो 1971 में छपी, महादेवी नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं, ये उनकी प्रकाशित रचनाएं हैं। रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, महादेवी नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास, आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं। अगले हमारे जो रचनाकार हिंदी साहित्य लेखन में, वो है बाबू श्याम सुंदर दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हिंदी कोविद माला, जो 1909 से 1914 में छपी, और दूसरी है हिंदी भाषा और साहित्य। ध्यान रखेंगे आप, हिंदी कोविद माला, हिंदी भाषा और साहित्य। तो इन्होंने काल विभाजन किया है 4 खंडों में: आदि युग, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग, आधुनिक युग। आदि युग मतलब वीरगाथा काल, पूर्व मध्य युग यानी भक्ति काल, उत्तर मध्य युग यानी रीति काल, आधुनिक युग यानी नवीन विकास काल का नाम दिया इन्होंने, ठीक है ना। वीरगाथा काल 1050 से 1400, भक्ति काल 1400 से लेकर 1700, रीति काल 1700 से लेकर 1900, नवीन विकास काल 1900 से अब तक। तो ये श्याम सुंदर दास की हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो अब यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब ये कुछ और भी है यहाँ पर, आदर्श काल विभाजन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसको लेकर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको ये थोड़ा पढ़ देता हूँ, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आदर्श काल विभाजन पूर्वोक्त
निम्नलिखित वर्गीकरण के आधार पर सारांशतः हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को निम्नांकित वर्गीकरण किया गया है। आदिकाल 1000 से लेकर 1350, ठीक है ना। याद रखेंगे आप, आदिकाल कब से रही? 1000 से 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल रही 1350 से 1650। रीतिकाल 1650 से 1850। आधुनिक काल है 1850 से अब तक, जिसमें आधुनिक काल में भी बहुत सारे काल आते हैं। पुनर्जागरण काल है, भारत हिंदी युग के नाम से प्रसिद्ध है। ये 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक, याद रखेंगे आप। जागरण सुधार काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से माना गया है, 1900 से 1920 तक। आगे है छायावाद काल, जो प्रसाद पंत निराला यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का युग। छायावाद काल जो 1920 से लेकर 1936 तक रही। प्रगतिवाद काल साम्यवादी युग कहा गया इसे, 1936 से 1943 तक। प्रयोगवाद काल जो तार सप्तक काल के नाम से और ज्ञेय युग के नाम से प्रकाशित हुई है। प्रयोगवाद काल इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। हम लोग जो आदिकाल शुरू करेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ते जाएंगे। आदिकाल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, रीतिकाल पढ़ेंगे, आधुनिक काल पढ़ेंगे। और आधुनिक काल के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 6 जो काल हैं आधुनिक काल में, पुनर्जागरण, जागरण सुधार काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखनवाद, नकलेनवाद, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। प्रयोगवाद काल जो है तासप्तक युग कहा गया इसको, अज्ञेय युग भी कहा गया 1943 से लेकर 1953 तक। नवलेखन काल नई कविता का युग कहा गया 1953 से अब तक। अन्य इतिहासकार रचनाएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में उतना पूछा नहीं गया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, इतना आज के लिए काफ़ी है और इसको आप नोट कर सकते हैं। इतना नोट करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था हमने पहले पढ़ लिया है। फिर भी आप एक नज़र देख लें, आप वीडियो को स्लो करके, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बने ये पता नहीं है। तो चलता हूँ मैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग।